Hello friends, welcome back to my channel. Welcome back to my another vlog. Welcome back Easy Cooking with Shalu and Beauty Hacks. तो आज अभी मैं सोने का टाइम है ये, तो रात के बज रहे हैं 10:30। मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रही थी, सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है और मेरा फेस आप देख रहे होंगे, कोई मेकअप नहीं या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो मैं रात का आपके साथ में इसका अलग से वीडियो बना दूँगी कि क्या रात में हमें ज़रूर करके सोना चाहिए। एक्चुअली स्किन को भी बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है ऑफ कोर्स। तो इस टाइम आपको मेरा नेचुरल लुक दिख रहा होगा एकदम, मतलब जो नेचुरल लुक सबका एक होता है, जो मेकअप के पीछे कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा ही बहुत क्यों ना हो, लाइट मेकअप भी होता है, लाइटेस्ट मेकअप भी होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। खाना वाना खाने के बाद में मैं जैसे खाना खाया उसके लगभग आधे घंटे बाद में मैं 1 कप ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ। कुछ ना कुछ तो देखिए आपके पास अवेलेबल होता ही है, जैसे कि आप कुछ नहीं है तो 1 ग्लास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के पी लीजिए, बहुत वर्क करता है। खाने के बाद में रात में ज़रूर आधे घंटे बाद आपको पीना चाहिए। और जो है मैंने वो सब कर लिया। उसके बाद में हल्का सा मैंने फ़ेस को वाइप किया, सर्दी चल रही है धुलने का तो आई मीन धुल भी सकते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी करके आप धुल लीजिए। मेरे पास अभी नहीं था और करने का मन नहीं था, तो वाइप्स रखती हूँ मैं। हालाँकि वो ठंडे होते हैं लेकिन ठीक है, उनको हल्का सा फेस को अच्छे से वो क्लीन कर लिया। उसके बाद में 2-3 बूंद ग्लिसरीन, ग्लिसरीन हर जगह अवेलेबल होती है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और नेचुरल है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो 2-3 बूंदें ग्लिसरीन की और 3-4 बूंद मैंने ऑलिव ऑयल। क्या-क्या 2 से 3 बूंद ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन चिपचिपी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए थोड़ा-सा कम मात्रा में लगानी चाहिए। तो 2-3 बूंद ग्लिसरीन और 3 से 4 बूंद ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, दोनों को अच्छे से मिक्स करके फेस पे 2 मिनट बस मसाज कर लिया फेस वॉश करने के बाद में। तो ये मेरा एकदम रात भर के लिए मैं फ्री हो गई। इसको आप नाइट फेस मास्क समझ लीजिए या अच्छी सी फेस मसाज, हेल्दी अच्छी नींद के लिए, अच्छी हेल्दी स्किन के लिए। तो ये हो गया है। उसके बाद मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो आज आप लोगों से मैं अपने कुछ क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगी, ध्यान से देखिएगा। कमेंट्स में मैं पूछूँगी भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बुक तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, आज कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको। तो अच्छे से देखिएगा और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा सा मतलब मुझे रिज़ल्ट भी तो मिलना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो रूम हीटर है वो चल रहा है, अच्छे से गर्म हवा दे रहा है, उसी के सहारे मैं पढ़ लेती हूँ बैठ के। और ये रही मेरी बुक, तो ये देखिए। तो इसका मैं अभी ये सारे क्वेश्चन मैं लिख लिख के देखती हूँ, सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ। मतलब एक बार जब फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं सब लिख लिख के देखती हूँ, उसके बाद जितना भी रिवीजन करती हूँ मैं पढ़ पढ़ के करती हूँ और फिर काफ़ी टाइम हो जाता है तो फिर लिख के रिवीजन करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कुछ तो सक्सेस मिले, बाकी सब मेरी किस्मत। तो देखिए इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, शायद आप लोगों ने पढ़े भी हों, बहुत सारे लोगों ने, और जिन लोगों ने ना पढ़े हों वो अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं ये, एक तरह का हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ आर्ट की। पूरी चित्रकला जो है, मुझे लगता है इस बुक में पूरी चित्रकला आती ही नहीं, इतना सारा पढ़ने के लिए है। तो देखिए क्वेश्चन है, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने की थी? तो इसका आंसर किस किस को आता है मुझे कमेंट्स कीजिए। वैसे इसका आंसर है ओमपुरी। तो चलिए ये हो गया एक। उसके बाद देखिए, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है, इसका आंसर भी बताइए किस किस को आता है। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है, ये है भीतर गांव में, जो ऑप्शन बी है भीतर गांव, और ये जो है कानपुर के पास में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है, ये ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि है।
देखिए इसके आंसर मैं अभी देख नहीं रही हूँ, ना ही मैंने टिक करे हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत याद हो गए हैं, लेकिन भूल भी जाती हूँ मैं। ज़्यादा दिन तक रिवाइज ना करूँ तो भूल जाती हूँ। पढ़ने की आदत छूट गई है ना, मतलब हो गया बहुत टाइम पढ़े हुए। खजुराहो प्रसिद्ध है। खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। खजुराहो फ्रेंड्स मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं केवी जैना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? तो इसका आंसर किस किस को आता है? ये शायद ही किसी को आता हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉटरी। नेक्स्ट है बलबीर सिंह कट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में है? तो बताइए, इसका आंसर बताइए किस किस को आता है? ये हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली आई मीन। ठीक है, मतलब ठीक है, आप लोग के मतलब के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्योंकि मेरे व्यूअर्स हैं तो थोड़ा सा मैं अपना जो भी करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो अपना पढ़ाई भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग के कुछ काम आ सके। देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है, बताइए। इसका आंसर तो कमेंट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ कि कॉन्ट्रापोस्टो जो है किस भाषा का शब्द है। अच्छा चलिए बता देती हूँ, ये इटालियन, ऑप्शन नंबर बी, इटालियन। अब नेक्स्ट है भारत के कौन से, ये कोने गलत लिखा है एक्चुअली, यहाँ कौन से होना चाहिए। भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की है? आप जानते हैं इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने चित्रकारी की है? देखिए यहाँ पे हमारे जो है जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं सबके नाम लिखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और जो है जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा ये क्वेश्चन है भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीपी सिंह। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिज़ाइनर कौन था? रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है, अगर कोई चंडीगढ़ या उसके आसपास की खबर रखता हो तो वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा रॉक गार्डन है, जो कि पत्थरों और चट्टानों से मिल के इस तरह से उसकी खूबसूरती गार्डन की यही है, मिलकर बना है। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नेकचंद, इनका पूरा नाम है नेकचंद सैनी, इन्होंने जो है इसका डिज़ाइन करा था। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? द इनर आई जो है फ्रेंड्स उनके जीवन पर आधारित है जो आंखों से देख नहीं सकते थे लेकिन चित्रकार गजब के थे। ये जो है शांति निकेतन कलकत्ता में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है चित्रकला की, ऑप्शन नंबर डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। इनकी सत्यजीत रे जो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित एक मूवी बनाई थी द इनर आई, मतलब अंतर आत्मा की आंखें, क्योंकि ये देख नहीं सकते थे लेकिन चित्रकार गजब के थे। मैं ऐसे आज तक बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ जो किसी ना किसी कमी का शिकार है, नेचुरल कमी, और लेकिन खूबियाँ इतनी भरी हैं उनमें। एक मैं म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हूँ, तो जैसा कि आप लोग को पता है मैं म्यूज़िक में भी इंटरेस्टेड हूँ। इंटरेस्टेड क्या हूँ, एक तरह का समझ लीजिए गाना गाना मेरा जुनून हुआ करता था, और अपने एरिया में मैं बहुत ज़्यादा फेमस भी थी। अभी भी याद है लोग कैसे दीवाने हुआ करते थे। तो किन्हीं कारणोंवश थोड़ा सा पीछे हो गई हूँ मैं, लेकिन शौक़ नहीं छोड़ा, गाना नहीं छोड़ा, गाती हूँ और दिल से गाती हूँ। बस एक था सपना कि शायद मैं सिंगिंग में आगे अपना करियर बना पाऊँ, वो पता नहीं टूटा या अभी होगा, भाई किस्मत है कब चमक जाए। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी दूरी हो गई है म्यूज़िक से मेरी। तो मैं बचपन में छोटी थी, वैसे तो गाने बचपन से ही गा रही हूँ, 4 से 5 साल की उम्र से, जब से अच्छे से बोलना सीख लिया।
फिर भी 12 से 13 साल की उम्र से मैं आगे बढ़ी, स्कूल की तरफ से बाहर जाती थी, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले छोटे छोटे। भाई सम्मान मिलना बड़ी बात होती है, छोटा हो या बड़ा। तो थोड़े से टाउन एरिया में रही हूँ, तो वहाँ पे जो है जो भी कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे मेरे एरिया में, उसमें तो मैं फर्स्ट आती ही थी, बाहर भी जाती थी, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिलते थे, बहुत अच्छी अच्छी तारीफ़ें भी मिलती थी। मैं मेहनत भी करती थी क्योंकि इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट भी था। मेरे बहुत अच्छे गुरुजी भी थे, सेन अंकल। अंकल जी अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो नमस्ते। तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा सिखाया है। उन्होंने मुझे शुरू से क्लासिकल सिखाया है, उन्होंने मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया, मुझे बहुत कुछ आने लगा था। तो मैं एक बार दतिया गई थी, एक बार नहीं, मैं दतिया कई बार गई थी, मेरे घर के पास पड़ता था, शहर था अच्छा। म्यूज़िक से बहुत उसका लगाव है। अभी भी आप सर्च करिएगा दतिया घराना, म्यूज़िकल घराना है। तो वहाँ पे एक आचार्य जी थे म्यूज़िक के, जो देख नहीं सकते थे दोनों आँखों से, बिल्कुल नहीं देख सकते थे, लेकिन गाते बहुत कमाल का थे, हारमोनियम बहुत कमाल की बजाते थे, बिना देखे बजाते थे। उनको देख के लगता था यार हम कहाँ हैं, मतलब वो देखिए। और खुद मेरे गुरु जिनका अभी मैंने नाम लिया था, सेन अंकल, उनका पूरा नाम मिस्टर बद्री प्रसाद सेन है, तो शॉर्ट में बीपी सेन बोलते थे और बाकी सेन साहब बोलते थे सब लोग। आसपास के बैंक में मैनेजर थे वो, लेकिन गाना बहुत अच्छा गाते थे, सारे गाने बहुत अच्छे आते थे, ज़्यादातर क्लासिकल। ज़्यादातर उनको मुकेश दा, लता जी और रफ़ीक साहब, इन सब के गाने उन्हें ज़्यादा अच्छे लगते थे और वो गाते भी बहुत खूबसूरत थे। गाते मेरे पापा भी बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा गाते थे पापा मेरे। तो म्यूज़िक मेरे आसपास रहा है हमेशा, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो शायद कुछ तो कर ही देती, बट कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे ऐसे धुरंधर देखे हैं, जो कोई हाथ से अपाहिज, कोई पैर से, कोई आँखों से, लेकिन उनमें कलाएँ कूट कूट के भरी होती थी, कूट कूट के। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो इसी तरह से जो है विनोद बिहारी मुखर्जी भी थे, बहुत अच्छे चित्रकार थे। तो वो देख नहीं सकते थे, लेकिन बहुत गज़ब के जो है चित्रकारी किया करते थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं और दिखा दूँ आप लोग को। तो ये देखिए, सबसे पहले है हमारा यहाँ पे 152 नंबर पे, सांवरी वॉश चित्र किस कलाकार का है? एक्चुअली ये किस कलाकार का है, का इसमें से विलुप्त हो चुका है। कभी कभी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग भी कुछ चीज़ें होती हैं, अंडरस्टूड होता है। तो ये जो है सांवरी वॉश चित्र बद्रीनाथ आर्य का है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है बद्रीनाथ आर्य, उनका है। पेन रख लेती हूँ मैं। एंड देखिए, पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? पारसियों का जो है पवित्र ग्रंथ क्या है? तो ये है जैंड अवेस्ता। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जैंड अवेस्ता। मतलब मुझे कुछ कुछ याद हो गया है मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं कहीं देख के नहीं बता रही। तो ये हो गया है। उसके बाद जो है अंजलिला मेनन का जन्म स्थान है। तो ये कौन थी अंजलिना मेनन? इनके बारे में पूरी डिटेल्स अभी मैंने पढ़ी नहीं है, पढ़ के आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इसका आंसर मुझे ज़रूर पता है। अंजलिना मेनन का जो जन्म स्थान है वो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? इसका आंसर तो आई होप आप लोग को आता होगा। एक से एक हमारे व्यूवर्स में भी कई धुरंधर होंगे, बहुत सारे लोग तो मेरी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक्चुअली शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में, ये जो ऑप्शन नंबर डी है सासाराम। मैं टिक विक नहीं करती हूँ बुक में, जिससे बुक फ्रेश रहे, किसी को दें तो काम आए, और पढ़ने में टिक करके पढ़ने में मज़ा नहीं आता। फिर आंसर पता होते हैं ना आपको। अरे यार मेरा पेन गिर गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगी। अपना हाथ जगन्नाथ,
तो ये देखिए, भारत भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? भारत भवन पता है कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बताइए, भारत भवन है कहाँ? भारत भवन, भ से भारत, भ से भवन, भ से भोपाल, कहाँ पर है? भोपाल में है। भारत भवन जो है भोपाल में है। और जो है इसकी डिज़ाइन की थी, ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी में बैठे हुए चार्ल्स कोरिया, इन्होंने भारत भवन की डिज़ाइन की थी चार्ल्स कोरिया ने। और भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। अब देखिए, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कांट्रा पत्रिका जो है इसके संपादक कौन थे? कांट्रा पत्रिका के संपादक थे हमारे ऑप्शन नंबर सी के जे स्वामीनाथन। का पूरा नाम है जगदीश स्वामीनाथन। एक से एक धुरंधर हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं पूरी बुक में, सिर्फ ये समझ लीजिए निचोड़ है पूरा। आप इसका जो है ग्रंथ अगर लिखे जाएं तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने लिखने पड़ेंगे। पूरी हिस्ट्री है आर्ट की, चित्रकला की, मूर्ति कला की, संगीत कला, नृत्य कला। आर्ट तो आर्ट है, आर्ट में बहुत कुछ आता है। और मैं तो वैसे भी आर्टिस्ट हूँ, नहीं लेकिन हाँ, आर्ट में मुझे इंटरेस्ट काफ़ी है। मैं उसकी कोई धुरंधर नहीं हूँ, कुछ कर ही नहीं पाई कभी, ना इतना सपोर्ट मिल पाया, ना खुद से ज़्यादा कोशिश कर पाई। इतने सारे हमेशा बंधनों में, जिम्मेदारियों में रहना पड़ा कि नहीं हो पाया। जिम्मेदारियाँ छोड़ के भी तो नहीं जा सकते, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे होते हैं। चलिए, जो मिला उसमें मैंने अपने 100% देने की कोशिश करी है। अपनी तरफ से मैं कभी भी मायूस नहीं रहती, अपनी आंखों से आंखें मिला के खड़ी रहती हूँ, क्योंकि अपनी तरफ से ना मैंने कभी बेईमानी करी, ना कभी अपनी जिम्मेदारी से मैं पीछे हटी। किस्मती ज़्यादा अच्छी नहीं है तो क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, 3 मई किस चित्रकार की रचना है? 3 मई हमारे जो गोया साहब हैं, इनका फुल नेम है फ्रांसिस्को डी गोया, इनकी है 3 मई। एक और है इसी तरह से 2 मई, 3 मई है, एक 2 मई, वो भी गोया की ही है। गांधार कला किसके समय में पनपी थी? ये तो पता ही होगा भाई, हमारे थोड़े कुछ बुजुर्ग व्यूवर्स होंगे, उनको पता होगा गांधार कला किस समय में पनपी थी। कुषाण समय, कुषाण काल, जो कुषाण है ना, ऑप्शन नंबर सी। और दिखाती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और मैं कम से कम 2 बार, टू बी ऑनेस्ट 2 बार ये पूरी बुक रिवाइज कर चुकी हूँ, फिर भी मैं कई क्वेश्चन भूल जाती हूँ। ये 2 बार मैंने अभी पढ़ के रिवाइज करी थी, अब मैं लिख के कर रही हूँ। मैं अपनी आपको बुक दिखाती हूँ, मेरी पूरी देखिए कॉपी इसी से भरी हुई है। देखिए, बहुत सारी है। ये एक पेज छूटा हुआ है, इसमें मुझे कुछ लिखना था पिछला। ये देखिए, मेरी पूरी कॉपी इसी में गई है, इसी में लिखते हुए। अभी थोड़ी सी है भी, बहुत सारी है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ को सीखने की, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी कर सकते हैं। अंदर जज्बा होना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। भाई, दुनिया में आए हैं, वैसे तो मेरा बहुत मन है दुनिया में आई हूँ तो पूरी दुनिया देख के जाऊँ, ऐसी मेरी तमन्ना है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। लेकिन दुनिया के बारे में जानकारी तो ले ही सकते हैं ना, कहाँ क्या है, वहाँ की क्या चीज़ फेमस है, कहाँ का कौन सा खाना फेमस है, कौन सी जगह वहाँ बहुत खूबसूरत है जहाँ मैं जा नहीं सकती लेकिन पढ़ सकती हूँ उसके बारे में। पढ़ाई और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा धन है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, चुरा भी नहीं सकता। तो जितना हो सके फ्री टाइम में पढ़ते रहिए, कोई ना कोई बुक्स पढ़ा कीजिए, अच्छा रहता है। बुक्स पढ़ने से नॉलेज मिलता है, माइंड फ्रेश रहता है, अवेयरनेस रहती है, और फालतू की बातें सोचने से हम फ्री हो जाते हैं। तो आज का मेरा वीडियो मेरी पढ़ाई रिलेटेड, जो मैं पढ़ती हूँ, कुछ आपके साथ शेयरिंग, कुछ अपना अनुभव अपने आपके साथ शेयरिंग। बहुत से लोग शायद सोचेंगे कि शादी हो गई है, बच्चे हैं और इतनी एज भी हो गई है, उसके बाद भी पढ़ाई वढ़ाई, मैंने भी कहा किसी भी चीज़ की उम्र नहीं होती।
बहुत ही जल्द मैं इसका चैनल बनाने वाली हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ उससे रिलेटेड नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगी और जितना हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी, किसी के भी काम आ पाऊँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं चैनल अब उसको नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि इसी जो मेरा यही चैनल है, इसी को मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है, सॉरी वाला वीडियो, कि मैं रोज़ रोज़ नहीं बना पाती हूँ, तो मेरे व्यूवर्स नाराज़ ना हों। और जब भी मैं डालूँ प्लीज़ ये सोचें कि आज किसी तरह से वक्त निकाल के आप लोग के लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ, उसको सराहें। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।